एवरीवन, क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों BFSI अड्डा 24/7 चैनल पे। मैं हूं अंकुर गोस्वामी। आप सबको पता होगा दोस्तों, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है धीरे धीरे। और ये जो हमारा पीछे आप देख रहे हो PPT, ये एक्चुअली एक बैंकिंग प्रोडक्ट्स की सीरीज चल रही थी। 5 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है हमारे चैनल पे। ये हमारी 6th वीडियो होगी जहां पे हम एसेट्स और लोन के बारे में सीखेंगे और समझेंगे। उसके पहले बताना चाहूंगा, अगर आप जॉब की तलाश में हो, जॉब नहीं मिल रही है, तो दोस्तों अड्डा का कोलैबोरेशन हुआ है एक्सिस बैंक के साथ। तो आपको आप एक्सिस बैंक का मौका भी मिलेगा, एक्सिस बैंक में नौकरी करने का मौका मिलेगा। करना क्या है, गूगल फॉर्म दिख रहा होगा, गूगल फॉर्म को फिल करिए। गूगल फॉर्म को फिल करिए और उसमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप सारा इंफॉर्मेशन भरिए। आपको एक छोटा सा 5 दिन का ना एक ट्रेनिंग होगी, 5 दिन की। 5 दिन की ट्रेनिंग होगी, 5 दिन का कोर्स होगा बेसिकली। राइट। कोर्स की जो फीस है वो मात्र 150 रुपये है। मैंने पहले भी ऐसा 4-5 कोर्स मैं लॉन्च कर चुका हूँ अड्डा पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था। राइट। एक कोर्स में मैंने चार्ज रखा था। चार्ज मैंने इसलिए रखा है क्योंकि भाई मैंने ये चीज़ फील किया है, जो फ्री में मैं कोर्सेज लाता हूँ दोस्तों, उसकी लोग वैल्यू नहीं करते। लोगों को लगता है फ्री की चीज़ें हैं तो ऐसे ही होगा। तो मेरी फ्री की वैल्यू, बहुत वैल्यू है उस चीज़ की, बहुत वैल्यूबल है। जो आपको हज़ारों में लोग देते हैं, मैं फ्री में दे रहा हूँ। यहाँ पे 150 रुपये में मैंने चार्जेस लगाया। 150 रुपये में सिर्फ आप 150 रुपये में तो समोसे खा जाते हो यार आप दिन भर के। तो आप 150 रुपये में आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अड्डा 24/7 ऐप पे आपको कोर्स मिल जाएगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 5 दिन की ट्रेनिंग लेनी है मुझसे। ट्रेनिंग लेने के बाद आप उस ट्रेनिंग में बेसिकली क्या होगा, एक्सिस बैंक के रोल्स क्या होते हैं वो सिखाए जाएंगे। एक्सिस बैंक में आप क्या करोगे, क्या कैसे सेल्स करोगे, कैसे ग्रो करोगे। सेल्स ऑफिसर की जॉब है वो बेसिकली। राइट। हमारा काम आपको सेल्स ऑफिसर की जॉब दिलाना सिर्फ नहीं है, हमारा काम है सेल्स ऑफिसर की जॉब दिलाने के बाद आप कैसे ग्रो करोगे, उसके लिए हम आपको ट्रेन कर रहे हैं। कैसे कपड़े पहनने हैं इंटरव्यू के टाइम पे कैसे, कितनी बेसिक इंग्लिश क्या क्या होनी चाहिए, इंटरव्यू कैसे दे, ये सारी चीजें हम आपको ट्रेन करेंगे अपने बस 5 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो कि 18 तारीख से स्टार्ट होगा। मैं 18 तारीख से आपका बैच स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, यानी कि मंडे से। ऑलराइट। तो चलिए आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं। और हम समझेंगे दोस्तों यहाँ पे बैंकिंग प्रोडक्ट्स, हमने अलग अलग बहुत सारी चीजें समझी है। आज हम एसेट समझते हैं। एसेट्स होता क्या है, क्या बैंकिंग प्रोडक्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, लायबिलिटीज और एसेट्स। एसेट्स क्या होता है चलिए समझते हैं। एसेट्स का मतलब होता है दोस्तों, एसेट्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज, जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई भी एक ऐसी चीज, जैसे हम संपत्ति बोलते हैं, एसेट्स का मतलब संपत्ति होता है। कोई भी ऐसी चीज जिसके जरिए, कोई भी ऐसी ऐसे सामान, ऐसी चीज, ऐसा मशीन, ऐसा पैसा, जिसके जरिए हमको प्रॉफिट होता है फ्यूचर में, जिसके जरिए हमको प्रॉफिट होता है। या तो दो चीज देखो, एसेट्स एक तो ये भी होता है कि जिसके जरिए हमको प्रॉफिट हो रहा है, हमको फायदा हो रहा है, वो एसेट्स कहलाएगा। दूसरा एसेट्स वो भी होता है कि जिसमें हम कहते हैं कि भाई ये मेरी संपत्ति है, भले उसकी वैल्यू कम हो या ज्यादा हो आगे चल के, बट ये मेरी संपत्ति है। अगर मैं बात करूं कार की, अगर मैं बात करूं बाइक की, मैं बात करूं मोबाइल फोन की, मैं बात करूं घर की यानी कि होम, राइट, प्लॉट्स की, मैं अगर बात करूं प्लॉट्स की, तो ये सारी चीजें क्या है ना, ये सब आपके पास अगर है तो ये एसेट्स तो है। ये एसेट्स है, नो डाउट, ये एसेट्स तो है। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो फ्यूचर में आपको प्रॉफिट देते हैं। राइट। कुछ एसेट्स ऐसे होंगे जो फ्यूचर में आपको प्रॉफिट देते हैं। अगर मैं बात करूं घर की, बात करूं होम की, बात करूं, भाई ये घर है, ये आगे चल के क्या होगा, इसका जो प्राइस है वो बढ़ेगा। लेकिन वहीं पे कार, बाइक, मोबाइल की अगर प्राइस की मैं बात करूं, वैल्यू की बात करूं, इनकी वैल्यू कम होती है आगे चल के। हालांकि अगर मैं अपनी संपत्ति की बात करूं, मेरी संपत्ति तो ये भी है ना। लेकिन एसेट्स, बैंक के टर्म्स में एसेट्स का मतलब क्या होता है, एक बैंकिंग टर्म्स में एसेट्स का मतलब होता है कोई भी सामान, कोई भी चीज, कोई भी पैसा, जिसके जरिए हमको फ्यूचर में क्या मिले, फायदा मिले। फिर से बोलिए, कोई भी सामान, बैंकिंग के हिसाब से एसेट्स क्या होता है, कोई भी सामान, कोई भी चीज, कोई भी पैसा, जिसके जरिए हमको फ्यूचर में फायदा मिले, प्रॉफिट मिले, वो एसेट्स कहलाता है। ठीक है। एसेट्स दोस्तों दो तरह के होते हैं। एसेट्स दो तरह के होते हैं। पहला होता है डेप्रिशिएटेड एसेट्स, डेप्रिशिएटेड एसेट्स, डेप्रिशिएटेड एसेट्स, और एक होता है एप्रिशिएटेड एसेट्स, एप्रिशिएटेड एसेट्स, डेप्रिशिएटेड एसेट्स और एप्रिशिएटेड एसेट्स। डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन का मतलब समझना क्या होता है। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है जब किसी भी सामान की वैल्यू फ्यूचर में या आने वाले टाइम में या समय के साथ साथ जिसकी वैल्यू कम होती है, जिस भी सामान की वैल्यू जब समय के साथ साथ गिरती है, वैल्यू कम होती है, वैल्यू, वो डेप्रिशिएटेड एसेट्स कहलाता है। जैसे कार, बाइक, मोबाइल फोन, इनकी वैल्यू जो होती है वो आगे चल के समय के साथ साथ कम होती है, तो ये आपका डेप्रिशिएटेड एसेट्स कहलाएगा।
वहीं पे अगर मैं बात करूं एप्रिशिएटेड एसेट्स की, एप्रिशिएटेड एसेट्स क्या होता है? जिसकी वैल्यू, कोई भी सामान, कोई भी चीज, कोई भी पैसा जिसकी वैल्यू आगे चल के बढ़ेगी, जिसकी वैल्यू आगे चल के बढ़ेगी, वैल्यू आगे चल के बढ़ेगी, वो आपका एप्रिशिएटेड एसेट्स कहलाता है। ठीक है, एसेट्स दो तरह के होते हैं, डेप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटेड, डेप्रिशिएटेड मतलब होता है जिसकी वैल्यू बढ़ती है, एप्रिशिएटेड जिसकी वैल्यू, सॉरी, डेप्रिशिएटेड मतलब जिसकी आगे चल के वैल्यू कम होगी, एप्रिशिएटेड मतलब जिसकी वैल्यू बढ़ती है। एप्रिशिएटेड वर्ड पॉजिटिव है, मतलब एप्रिशिएट कर रहा है, तो ये वर्ड पॉजिटिव है, इससे पता लगता है कि पॉजिटिव की बात हो रही है, वैल्यू बढ़ेगी आगे चल के। ठीक है, यही होता है आपका एसेट्स। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने समझ लिया कि एसेट्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ एसेट्स समझ लिया। अब लोन क्या होता है, लोन क्या होता है ये समझते हैं दोस्तों। लोन का मतलब क्या होता है? लोन का मतलब होता है, लोन की का मतलब होता है एक तरह का उधार। बैंक आपको, जब आपकी दिक्कत है, आपको जब दिक्कत है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो बैंक आपको क्या करता है? बैंक आपको पैसा देता है कुछ इंटरेस्ट पे, कुछ ब्याज पे, राइट? क्योंकि बैंक तो कोई सरकारी, वैसा तो है नहीं, कोई सरकारी चैरिटी तो चल नहीं रही है कि बैंक आपको मुफ्त में पैसा देगा। दोस्तों बैंक आपको मुफ्त में तो पैसा देगा नहीं, बैंक आपको मुफ्त में पैसा नहीं देगा। बैंक अगर आपको पैसा दे रहा है, अगर आपको लोन दिया है बैंक ने लोन दिया है, पैसा दिया है, उधार दिया है, तो उस उधार का बैंक आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। तो ये आपका क्या होता है? ये आपका लोन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर बैंक ने आपको मान लीजिए 10,000 रुपये दिया है, ठीक है, एक साल के लिए, एक साल के लिए 10,000 रुपये दिया है, तो बॉस यहाँ पे बैंक आपको 10% या उससे ज्यादा इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी, ब्याज भी चार्ज करेगी। अब लोन कितने तरह के होते हैं? देखो, देखा जाए लोन तो दो तरह के होते हैं। ऐसे देखा जाए तो लोन दो तरह के होते हैं। जैसे आपके पहला हो गया आपका सिक्योर्ड लोन। क्या हो गया? सिक्योर्ड लोन। और दूसरा हो गया आपका अनसिक्योर्ड लोन। एक सिक्योर्ड लोन हो गया, एक अनसिक्योर्ड हो गया, राइट? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। हमारा सिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड नहीं, बैंक की तरफ से जो लोन होता है वो दो तरह का होता है, एक सिक्योर्ड होता है, एक अनसिक्योर्ड होता है। सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है बैंक के हिसाब से वो लोन जिसमें कुछ ना कुछ गिरवी रखा जाता है, वो लोन जिसमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज गिरवी रखी जाती है, राइट? लोन, सिक्योर्ड लोन क्या होता है? मतलब सिक्योर है, सुरक्षित लोन है। ये वो लोन होते हैं जो बैंक देता है। कोई अगर लोन दे रहा है तो उस लोन के अगेंस्ट कोई ना कोई सामान, कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कुछ चीज क्या है, गिरवी रखी गई है, वो आपका होता है सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन दोस्तों, अनसिक्योर्ड लोन में कोई आपकी गिरवी नहीं रखी जाती कोई चीज। अनसिक्योर्ड लोन मार्केट वैल्यू पे मिलता है। अनसिक्योर्ड लोन मार्केट वैल्यू एंड आपके गुडविल पे मिलता है। अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन दो चीज पे मिलता है, मार्केट वैल्यू एंड गुडविल। जो सिक्योर्ड लोन होता है वो बैंक के लिए सिक्योर्ड लोन क्या होता है? वो सारे लोन जो लोन बैंक देती है कस्टमर को, लेकिन उसके अगेंस्ट उस लोन जो दे रही है उसके लिए आपको गिरवी रखना है कोई ना कोई सामान, कोई ना कोई चीज, जिसके जरिए आपको लोन मिल जाएगा, राइट? वो हो गया सिक्योर्ड लोन बैंक के लिए। अनसिक्योर्ड लोन जिसमें कोई चीज गिरवी नहीं रखनी, जो कस्टमर है, कस्टमर की मार्केट वैल्यू मतलब सैलरी कितनी है, कितने समय से काम कर रहा है, राइट? क्या क्या उसकी उसकी एक कंपनी में कितने समय से है, ये सारी चीज देखी जाती है। उसकी गुडविल क्या है, ये सारी चीज देखी जाती है एक अनसिक्योर्ड लोन देने के लिए। क्लियर है गाइस? अगर मैं बात करूं सिक्योर्ड लोन की, जैसे होम लोन हो गया, जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, कार लोन हो गया, ये सब आपके सिक्योर्ड लोन है दोस्तों, सब आपके सिक्योर्ड लोन है। अब आप बोलोगे सर कार लोन कैसे सिक्योर्ड लोन हो गया? कार लोन ऐसे सिक्योर्ड हो गया कि आप एक बार कार लोन जो दे रहे हो, जो कार लोन लिया है आपने, जो ईएमआई किस्तें हर महीने देते हो, एक महीने किस्तें ना देखे मत देना, फिर देखो क्या होता है। अगर एक दिन भी आप किस्त, एक महीने भी अगर आपने किस्त रोक दी तो कंपनी क्या करेगी? आपकी कार उठा के लेके जाएगी। तो वो जो कार है उसके अगेंस्ट लोन मिला है। उसी तरह होम लोन में जो लोग फ्लैट्स वगैरह लेते हैं, प्लॉट्स वगैरह लेते हैं, उसके लिए जो लोग लोन लेते हैं उसमें भी यही चीज़ होता है कि अगर आपने कंपनी को, बैंक को पैसा नहीं दिया, किस्तें नहीं दी, किस्तें रोक दिया आपकी जो हर महीने चल रही है, तो बैंक या कंपनी क्या करेगी? आपके उस प्लॉट या फ्लैट जिसके लिए आपने लोन लिया है उस पर आके कब्जा कर लेगी।
राइट। ये होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो नाम ही है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। कोई भी ऐसा लोन, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अगेंस्ट हमने लोन लिया, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अगेंस्ट हमने लोन लिया, वही लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है। अगर मैं अनसेक्योर्ड लोन की बात करूं तो सबसे बड़ा अनसेक्योर्ड लोन क्या है? पर्सनल लोन आता है। पर्सनल लोन जहां पे सैलरी के बेसिस पे आपको लोन मिलता है दोस्तों। पर्सनल लोन में सैलरी के बेसिस पे, आप एक कंपनी में कितने समय से काम कर रहे हैं, आप टोटल एक्सपीरियंस कितना है आपका, राइट, उसके बेसिस पे आपको पर्सनल लोन मिलता है। ठीक है, क्लियर है गाइस? चलो अब समझते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हमारा सिक्योर्ड हो गया, अनसिक्योर्ड हो गया। अब हम टाइप्स ऑफ लोन्स अलग अलग समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन मैंने बता दिया, पर्सनल लोन मतलब आपकी सैलरी, आपकी कंपनी की कैटेगरी क्या है, कंपनी की कैटेगरी क्या है। कंपनी, देखो बैंक्स में क्या होता है दोस्तों, जब लोन की बात आती है, जब लोन देते हैं ना, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, हर कंपनी की अपनी कैटेगरी डिवाइडेड है, ABCD। आप बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी कैटेगरी A में आएगा। आप किसी नॉर्मल कंपनी में काम कर रहे हो तो B या C में आएगा। आप बहुत छोटी सी कंपनी में काम कर रहे हो जिसका कोई खास एग्जिस्टेंस भी नहीं है, ज़्यादा कोई पॉपुलर नहीं है, तो वो D में आएगा, राइट। तो ABCD कैटेगरी होती है। इसी कैटेगरी के बेसिस पे ना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है पर्सनल लोन का। दोस्तों पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है? पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपका 12% से लेके आपका कम से कम 12 से लेके 26% तक हो सकता है। ये वैरी करता है, अलग अलग उस पर वैरी करता है। 26 से ज़्यादा भी हो सकता है 12 से, पर 12% से लेके 28-30% तक हो सकता है, ये भी आप समझ सकते हो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर पे। कोई ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का कोई इंसान है, अगर पर्सनल लोन लेने जा रहा है तो इस पे कुछ पैरामीटर्स आते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिन पे, इन पैरामीटर्स के बेसिस पे रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया जाता है। पैरामीटर नंबर 1, इसकी सैलरी क्या है। पैरामीटर नंबर 2, इसकी कंपनी कौन सी है, कौन सी कैटेगरी में कंपनी आती है। पैरामीटर नंबर 3, इसका सिबिल स्कोर कितना है, सिबिल स्कोर कितना है। तो ये कुछ अलग अलग ये आपके वो होते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर नंबर 4 भी है। पैरामीटर नंबर 4 मेन तो ये तीन है। चौथा जो है दोस्तों वो ये है कि आप क्या लोन के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। आप किसी भी लोन के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो वो डिपेंड करता है किस पे, वो भी इन पैरामीटर पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। साथ में एक पैरामीटर और है जिसे हम कहते हैं कि डिपेंडेंसी। मतलब ऐसा तो नहीं कि आपकी सैलरी ही 20,000 है, आपकी सैलरी 20,000 है और आपके खर्चे 18,000 है। आपके 18,000 क्या है, एक्सपेंस है। आपकी सैलरी 20,000 है और एक्सपेंस है 18,000। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको लोन नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी लोन लेना चाहो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ बच कितना रहा है, 2,000 बच रहा है, राइट। आपके पास पता लगा आपकी सैलरी 20,000 है और आप पे जो लोग डिपेंड हैं वो कम से कम 10 लोग हैं, 10 लोग आप पे डिपेंडेंट हैं, आपके फैमिली मेंबर्स 10 हैं। तो ये भी एक पैरामीटर है जिसके जरिए आपको लोन डिसाइड किया जाता है, राइट। तो पर्सनल लोन के लिए अगर मैं बात करूं, पर्सनल लोन में ये सारी चीजें होती है। कंपनी, आपकी सैलरी स्लिप, आपका अकाउंट स्टेटमेंट। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो आपकी सैलरी स्लिप होती है कम से कम 3 मंथ्स की, 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप चाहिए। आपका अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ्स या 1 साल, 6 मंथ्स का अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए होता है, राइट। जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी का आईडी, उस कंपनी का आईडी कार्ड या फिर उस कंपनी की ईमेल आईडी भी चाहिए, या फिर उस कंपनी का आपका आईडी कार्ड हो गया, ईमेल आईडी हो गया और ऑफर लेटर, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपका रेसिडेंशियल है, जहां पे आप रहते हो, ठीक है, रेसिडेंशियल, अगर वो खुद का है तो उसका कोई ना कोई पेपर, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मतलब इनको जेरोक्स करा के देना होगा, ओरिजिनल नहीं देना होता, ये सब फोटोकॉपी चाहिए होती है। दूसरा, यहाँ पे अगर आप रेंटेड है,
अगर आप रेंट पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं, तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए होता है, रेंट एग्रीमेंट चाहिए होता है। इसके अलावा दोस्तों बेसिक जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तो चाहिए ही चाहिए। आधार कार्ड प्लस है, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड और फोटो, ये तो चाहिए ही रहता है, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये वाला, ठीक है। ये आपके ना बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर एक कंपनी में, सॉरी, हर एक लोन के लिए यूज होता है, हर एक लोन के लिए चाहिए होता है, ठीक है। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि यहां पे ना कंपनी क्या करती है, बैंक अगर आपको लोन दे रही है, आपसे कुछ ले नहीं रही, पर्सनल लोन में आपसे कोई गिरवी नहीं रख रही है, कोई चीज गिरवी नहीं रखती है बैंक, राइट, लेकिन फिर भी आपको लोन दे रही है आपकी सैलरी पे, तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं। आपकी कंपनी में आके बातचीत करेंगे, पूछेंगे लोगों से, आपके जहां पे घर है, जहां पे आपका रेसिडेंट है, वहां पे आके लोगों से पूछताछ करेंगे कि भाई आप कौन हो, कैसे हो, सही हो। ऐसा तो नहीं कि आपके अगेंस्ट बहुत सारे केसेस चल रहे हो, आप लड़ाई झगड़ा करते हो, आपका नेगेटिव, कोई आपका इंप्रेशन नेगेटिव तो नहीं है। अगर ऐसी कुछ मिलती है चीजें तो यहाँ पे लोन आपका रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो लोन भी रिजेक्ट होने का तरीका कुछ अलग अलग तरीके यही होते हैं। सिविल स्कोर अगर कम है तो लोन रिजेक्ट हो जाएगा। आपकी सैलरी कम है, डिपेंडेंसीज बहुत ज़्यादा है, सैलरी कम है, बचता कुछ नहीं है, तो रिजेक्ट हो जाएगा। आपका नेगेटिव इंप्रेशन है, नेगेटिव आपका इमेज बना हुआ है आपके आस पड़ोस में या ऑफिस में, तो आपका रिजेक्ट हो सकता है। ये कुछ पैरामीटर होते हैं, ठीक है, ये कुछ पैरामीटर होते हैं दोस्तों, जिसके जरिए सिविल का, अगर मैं सिविल के मतलब बताऊं, कुछ लोगों को नया होगा शायद। दोस्तों सिविल का मतलब होता है, सिविल का मतलब होती है क्रेडिट स्कोर है, क्रेडिट स्कोर। जब भी कोई कंपनी किसी कस्टमर को ना लोन देती है, कोई भी लोन, तो उसको क्रेडिट स्कोर देखा जाता है। क्रेडिट स्कोर का मतलब अगर आपने कोई पहले लोन लिया है तो उस लोन को आपने सही टाइम से रीपेमेंट किया है या नहीं। अगर आपने कोई लोन लिया है, ऐसा तो नहीं कोई आपका ईएमआई बाउंस हुआ हो, ईएमआई स्किप हुआ हो, आपने वहां पे कोई फ्रॉड किया हो, तो ये सारी चीज ना क्रेडिट स्कोर, ये सारी चीज मिला के आपका क्रेडिट स्कोर डिसाइड किया जाता है। और जो सिबिल है, सिबिल इज बेसिकली अ कंपनी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी है जो क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पे क्रेडिट स्कोर बनाती है, राइट। तो ये हो गया सिविल स्कोर आपका। और सिविल स्कोर जो मैक्सिमम होता है वो 900 होता है, 900 इज अ आउटस्टैंडिंग, राइट। 900 सबसे अच्छा होता है। और अगर किसी भी कंपनी में अगर आपको लोन चाहिए तो कम से कम ऐसा कहा जाता है तो एटलीस्ट 750 के ऊपर आपका होना चाहिए। लोन अगर चाहिए तो 750 के ऊपर का आपका सिबिल स्कोर होना चाहिए। बहुत कुछ बैंक्स में आपको 700 से 750 के बीच में भी कंसीडर कर लिया जाता है, लेकिन 700 से अगर कम है तो 99.99% कंपनीज या बैंक्स आपको लोन नहीं देगी अगर आपका 700 से कम से क्रेडिट स्कोर है तो, राइट। 700 से 749 के बीच में अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो आपको लोन मिलने के चांसेस हैं काफी, लेकिन अगर 750 के ऊपर है तब तो 100% कंपनी आपको लोन दे देगी। क्लियर है? तो इतना आपका क्रेडिट स्कोर भी होना चाहिए। और ये पूरे तरीके होते हैं। ये क्रेडिट स्कोर खाली पर्सनल लोन ही नहीं, हर एक लोन के लिए ये सब कुछ एलिजिबल होता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, एक एजुकेशन लोन देख लेते हैं क्या होता है। दोस्तों एजुकेशन लोन क्या है ना, एजुकेशन लोन में क्या होता है, मान लीजिए कोई ए नाम का बच्चा है, स्टूडेंट है ए नाम का, इसको बीटेक करना है, इसको बीटेक करना है। इसने एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में जाके इसने एग्जाम्स वगैरह दिया, इसने एग्जाम्स दे दिया एक यूनिवर्सिटी में, एग्जाम्स इसका क्लियर हो गया, राइट। यूनिवर्सिटी की तरफ से इसको एक इंटेंट लेटर मिल गया, एक लेटर मिल गया कि हाँ एडमिशन मिल जाएगा, राइट। सब कुछ लेटर वगैरह सब कुछ मिल गया, इसकी काउंसलिंग वगैरह सब हो चुकी है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जो बच्चा है उसके पेरेंट्स क्या करेंगे, बैंक जाएंगे, बैंक में जाके एजुकेशन लोन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एजुकेशन लोन मांगेंगे। बीटेक 4 साल का है, 4 साल का बीटेक है, ठीक है। मान लो 5 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, मान लो 5 लाख रुपए चाहिए, तो 5 लाख रुपए तक का लोन कंपनी दे देगी, बैंक दे देगी, लेकिन समझना बैंक दे देगी, ठीक है। मान लो यहाँ पे बैंक ने कस्टमर ने, ए के पेरेंट्स ने बैंक को अप्रोच किया, एजुकेशन लोन मांगा, एजुकेशन लोन अप्रूव हो गया, एजुकेशन लोन अप्रूव हो गया, राइट। बट इसका जो 5 लाख रुपए है, कब ईएमआई कब से स्टार्ट होगी, ईएमआई कब से स्टार्ट होगी ये समझना। तो ईएमआई कब से स्टार्ट होती है, जो भी ड्यूरेशन होता है कोर्स का,
कोर्स के ड्यूरेशन के बाद, आफ्टर द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, उसके बाद कंपनी 1 साल या फिर 6 महीने का एक ग्रेस पीरियड देती है। 6 महीने का क्या देती है? एक ग्रेस पीरियड देती है, एक रिलैक्सेशन टाइम देती है, जिसमें यह कहा जाता है कि बॉस आपने 4 साल पूरा कर लिया है, आपने अपना कोर्स पूरा कर लिया है, कोर्स के बाद 6 महीना चलो हम तुमको देते हैं या फिर 1 साल देते हैं, नौकरी ढूंढो। नौकरी जैसे ही मिल जाएगी, मतलब 1 साल या 6 महीने दिया जाता है, उसके बाद आपका ईएमआई शुरू हो जाता है। अब डजंट मैटर कि इस 6 महीने या फिर 1 साल में आपको नौकरी मिलती है या नहीं मिलती, आपकी ईएमआई शुरू हो जाएगी। यह होता है एजुकेशन लोन। तब तक आपका जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है, एजुकेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो बैंक के पास एज अ कोलेट्रल होता है। एजुकेशन सर्टिफिकेट बैंक के पास होता है। आपको पता है 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? इनके जो डिग्रीज होते हैं या फिर इनके जो मार्कशीट्स होते हैं, इनके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो बैंक रखती है अपने पास एज अ प्रूफ। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं एजुकेशन लोन का। एजुकेशन लोन मिल जाता है, बट आपको तुरंत आपकी ईएमआई शुरू नहीं होती है। ईएमआई शुरू कब होती है? जब आपका कोर्स का पूरा ड्यूरेशन समय खत्म हो जाएगा, उसके बाद बैंक या कंपनी आपको 6 महीना या फिर 1 साल, डिपेंड करेगा कितना दे रही है। कोई 6 महीने देते हैं, कोई 1 साल देते हैं। 6 महीना या 1 साल का ग्रेस पीरियड मिलेगा, उसके बाद आपकी ईएमआई शुरू हो जाएगी, चाहे जॉब लगे चाहे ना लगे। वो ग्रेस पीरियड क्यों देते हैं? ताकि उस दौरान आपकी नौकरी लग जाए। ठीक है, ये होता है दोस्तों आपका पूरा कंप्लीट एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन के बारे के बाद अगर मैं बात करूं, एजुकेशन लोन के बाद की बात करूं, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ और लोन्स भी आते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था, अभी होम लोन्स की बात कर लेते हैं। चलो, होम लोन्स क्या होता है, होम लोन्स देख लेते हैं। दोस्तों होम लोन्स बेसिकली क्या है? अब होम लोन से पहले एक चीज़ याद रखना, मैं थोड़ा एक वो वैसा लोन बता देता हूँ। जब भी हम कोई चीज़ कोलेटरल रखते हैं, जब भी हम कोलेटरल कोई चीज़ रखते हैं, कोलेटरल कोई भी चीज़ रखते हैं, मान लो मैंने कोई एक चीज़ रखी जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए, कोई मैंने एक चीज़ रखी जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है। ठीक है, ये कोलेटरल मैंने रखी 1 लाख रुपए की वैल्यू के साथ। तो लोन मुझे कितना मिलेगा? मुझे लोन कितना मिलेगा? जो मुझे लोन मिलेगा ना, जो मैंने प्रॉपर्टी रखी है 1 लाख रुपए की, जो सामान 1 लाख रुपए का रखा है, कोई मैंने गोल्ड रख लिया, मान लो गोल्ड मैंने रखा है 1 लाख रुपए का, तो मुझे लोन कितना मिलेगा? लोन मिलेगा मुझे 70% से लेकर 90% के बीच में। 70% से 90% तक के बीच में मुझे लोन मिलेगा। इसी को हम कहते हैं लोन टू वैल्यू। लोन टू वैल्यू, एलटीवी सुना होगा, मेरे वीडियोस में शॉर्ट्स में सुना होगा आपने एलटीवी क्या होता है, राइट? तो एलटीवी यही होता है। एलटीवी का मतलब लोन टू वैल्यू, यानी कि जो भी आपने सामान रखा है गिरवी, उसकी जो वैल्यू है उसका 70% से लेकर 90% के बीच में आपको वैल्यू, आपको उतना पैसा मिल जाएगा, उतना लोन मिल जाएगा। तो जितने भी आपके सिक्योर्ड लोन होते हैं, जितने भी वो लोन होते हैं जिसमें चीज़ें कोलैटरल रखी जाती है, तो उस कोलैटरल वाले सामान की जो वैल्यू होती है उसका 70 से 90%। चाहे आपने कोई घर रखा हो, आपने कोई घर रखा है, कोई प्लॉट रखा है, कोई मशीन रखी है, या आपने कोई गोल्ड रखा है, कोई ज्वेलरी रखी है, कुछ भी आपने रखा है, उसकी वैल्यू का 70 से 90% तक का ही आपको पैसा मिलता है। ठीक है, चलो अब समझते हैं होम लोन। अब होम लोन समझते हैं। होम लोन भी सेम चीज है दोस्तों। होम लोन, मान लो मुझे एक फ्लैट लेना है, मतलब फ्लोर एक लेना है। मान लो मेरा फ्लोर है 3 BHK का, उसकी वैल्यू है 50 लाख रुपए, उसकी वैल्यू है 50 लाख रुपए। ठीक है, 50 लाख रुपए उसकी वैल्यू है 3 BHK की, 50 लाख रुपए। तो जो आप लोन के लिए अप्लाई करोगे, आप जो लोन के लिए, होम लोन के लिए जो अप्लाई करोगे, वहां पे आपने बोला कि 50 लाख रुपए की मेरी वैल्यू है मेरे प्रॉपर्टी की, चलो इस पे क्या करना है, इस पे मुझे लोन चाहिए। तो इस पे जो लोन मिलेगा दोस्तों, इस पे जो लोन मिलेगा वो 70 से 90% के बीच में लोन मिलेगा। वैल्यू कितनी है? 50 लाख। जितने की वैल्यू होती है उतनी कभी नहीं मिलती, तो 70 से 50, 90 मतलब समझ लो 80% का लोन मिल गया। तो 5/40 कितना मिल गया? 40 लाख रुपए लोन मिल गया। मेरे दोस्त ने दोस्तों अभी एक घर लिया 50 लाख का, लेकिन उसको जो लोन मिला वो 38 लाख का मिला। 12 लाख उसने अपने जेब से लगाया, 12 लाख उसने अपने जो डिपॉजिट से उसके सेविंग्स थी उसमें से लगाया उसने। तो 40 लाख रुपए उसको
लोन मिल जाता है 40 लाख रुपए। ये 40 लाख भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, राइट। 45 लाख भी हो सकता है, ठीक है। तो 40 लाख का लोन मिल गया, 40 लाख का लोन मिल गया आपको, और 10 लाख रुपए आपको अपने जेब से लगाना पड़ता है, ठीक है। ये लोन डॉक्यूमेंट्स वही होंगे। लोन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्या होगा इस केस में, होम लोन में क्या होगा, होम लोन में दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस में बता देता हूँ। एक प्रोसेस होता है, हर एक लोन में ऐसा प्रोसेस होता है। सबसे पहला आपको ना एप्लीकेशन भरना होता है, आपको एप्लीकेशन फिल करना होगा, ठीक है। आपने क्या किया, सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने हैंड ओवर कर दिया एक बैंकर को। उसके बाद आपने एक एप्लीकेशन भरा, ठीक है। एप्लीकेशन में भी आपकी फोटोज वगैरह लगी है, सब कुछ हो गया एप्लीकेशन में। अब ये एप्लीकेशन रिव्यू होगा, एप्लीकेशन रिव्यू होगा, इसमें आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, आपका सैलरी स्लिप, आपका पूरी जन्म कुंडली लगी हुई है, एक डॉक्यूमेंट्स आपने लगा दिया। वो क्या हो रहा है, रिव्यू हो रहा है। वो रिव्यू होने के बाद दो चीज़ें होती है, या तो ये रिजेक्ट हो गया कोई ना कोई वजह से, या तो ये अप्रूव्ड हो गया, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। या तो रिजेक्ट हो गया या तो एक्सेप्ट हो गया, ठीक। तो मतलब पहला लोन प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है लोन का दोस्तों, सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, फिर आपने एप्लीकेशन भरा, ठीक है। फिर एप्लीकेशन जो आपका है उसमें आपने क्या किया, एप्लीकेशन आपने उसका आपका एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। एप्लीकेशन यहाँ पे पहले एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने से पहले रिव्यू होता है, ठीक है। आपका यहाँ पे रिव्यू हुआ एप्लीकेशन, उसके बाद ये अप्रूव्ड हो गया। जब एप्लीकेशन अप्रूव्ड हुआ, वेरिफिकेशन हुआ, इसी बीच में आपका वेरिफिकेशन हुआ, ठीक है। आप जो फ्लैट, आप जो भी प्लॉट ले रहे हो, घर ले रहे हो, उसका वेरिफिकेशन हुआ, आपका वेरिफिकेशन हुआ, आपकी कंपनी का वेरिफिकेशन हुआ, हर चीज़ का वेरिफिकेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद अब यहाँ पे आपका लोन जो है, आपका लोन जो है वो सैंक्शन हो गया, लोन जो है वो सैंक्शन हो गया। लोन सैंक्शन हो गया मतलब अब लोन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे लोन सैंक्शन हो गया मतलब आपके पास क्या आ गया, आपके पास सैंक्शन लेटर आ गया, आपके पास क्या आ गया, सैंक्शन लेटर आ गया। अभी जो सैंक्शन लेटर है ये बैंक वाले क्या करेंगे, आपका जब आपका सैंक्शन लेटर आ जाता है तो आपकी रजिस्ट्री होगी, आपकी रजिस्ट्री होती है, इसी सैंक्शन लेटर के बेसिस पे आपकी रजिस्ट्री होगी, राइट। कि हाँ भाई रजिस्ट्री की आपको डेट लेना पड़ेगा, रजिस्ट्री का डेट लिया जाता है रजिस्ट्रार से, रजिस्ट्री का डेट लेना पड़ता है, ठीक है। 1 महीना, कभी कभी 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन। जब मैंने घर लिया था तो मेरा 21 दिन के बाद मेरा नंबर आया था, 21 दिन के बाद, ठीक है। तो रजिस्ट्री करनी पड़ती है, बैंक वाला आएगा सैंक्शन लेटर लेके रजिस्ट्री का, ठीक है। रजिस्ट्री वगैरह होती है प्रॉपर। जब रजिस्ट्री का, या रजिस्ट्री मतलब रजिस्ट्रेशन, आपके घर का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो घर का रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन का जो पेपर होगा ना वो बैंकर, ओरिजिनल पेपर बैंकर रखेगा, ओरिजिनल पेपर बैंक के पास रहेगा, वही आपका पेपर है जो गिरवी रखते हैं, उसी बेसिस, उसी बैंक, उसी पेपर के बेसिस पे आपका, अगर आप कोई ईएमआई नहीं देते तो आपके ईएमआई पे रोक लगा के, आपके लोन को रोक लगा के आपको वो घर पे कब्जा किया जा सकता है उसी पेपर के बेसिस पे, ठीक है। तो ये पेपर जब बैंक के पास जाता है रजिस्ट्री का, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है डिसबर्स का। डिसबर्स मतलब होता है पैसा डिसबर्स, पैसा डिसबर्स हो चुका है, राइट। जब पैसा डिसबर्स होता है तो पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, अकाउंट में रिसीव हो जाता है, अकाउंट में रिसीव हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है, ये होम लोन का प्रोसेस है, ठीक है। नॉर्मली हर एक लोन, कोई भी लोन लेने जाओ प्रोसेस यही होता है, एक तरह से देखा जाए। डॉक्यूमेंट पहले देना होता है, एप्लीकेशन भरना होता है, रिव्यू होता है आपका एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन अप्रूव होता है या रिजेक्ट होता है। अप्रूव हो गया तो आपका पूरा उसी दौरान वेरिफिकेशन होगा, पूरे घर वर देखा जाएगा, कंपनी देखी जाएगी, फिर आपका लोन सैंक्शन होता है, राइट। और बाकी में क्या होता है, रजिस्ट्री नहीं होगी, बस बाकी में रजिस्ट्री नहीं होती आपके घर की, घर नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, राइट। कुछ और सामान है, बाकी सब प्रोसेस सेम होता है। सैंक्शन लेटर हो गया, सैंक्शन लेटर मिलता है, फिर आपका डिसबर्स हो जाता है, बस। सारे जितने भी लोन होते हैं, लोन के तरीके यही होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब वहीं पर अगर मैं बात करूं गोल्ड लोन का, गोल्ड लोन में मैंने बोला कि अगर 1 लाख का गोल्ड है, ज्वेलरी अगर 1 लाख की है तो 70-80 हज़ार तक आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वही है, प्रॉपर्टी मतलब कोई ना कोई चीज़ हमने गिरवी रखी है, कोई ना कोई चीज़ हमने गिरवी रखी है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई जगह है, कोई प्लॉट है, कोई मशीन है, किसी प्रॉपर्टी का, किसी भी सामान के अगेंस्ट, वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गई। बिजनेस लोन, बिजनेस के अकॉर्डिंग लोन मिलता है, राइट। उसमें बिजनेस देखा जाता है, बिजनेस कितना स्ट्रांग है, आईटीआर कितना है, आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न कितना है आपका, ठीक है। तो इन सब बेसिस पे आपका टर्नओवर कितना है, उसके बेसिस पे आपका बिजनेस लोन मिलता है। तो एक वर्ड और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
एक वर्ड है, अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं उस वर्ड को लेकर। उस वर्ड को लेकर एक बहुत कॉमन वर्ड है मॉर्टगेज। यार मॉर्टगेज क्या होता है? मॉर्टगेज का मतलब सिंपल सा है। मॉर्टगेज का मतलब होता है जो चीज़ ज़मीन से जुड़ी है वही मॉर्टगेज कहलाती है। जो चीज़ ज़मीन से जुड़ी है वो मॉर्टगेज कहलाती है। मॉर्टगेज में दो तरह के लोन आते हैं, एक आता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आता है, एक आता है होम लोन आता है। ठीक है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे आपका घर हो गया, कोई प्लॉट हो गया, कोई मशीन हो गई, उसके अगेंस्ट जब हम लोन लेते हैं वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होती है। ये बड़े बड़े लोन्स होते हैं। होम लोन आपको बता ही दिया, प्लॉट के लिए हम लोन ले सकते हैं। ठीक है, प्लॉट लेने के लिए ज़्यादातर लोग फ्लैट लेने के लिए लेते हैं। फ्लैट लेने के लिए, प्लॉट लेने के लिए जो हम लोन लेते हैं वो हमको मिल जाता है लोन। ठीक है, ये हो गया मॉर्टगेज। तो आई होप दोस्तों क्लियर होगा। डॉक्यूमेंट्स, यही सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मैंने बताया। ठीक है, और प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है। तो लोन का ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों एक चीज़ लास्ट में बोलूँगा, मेरे वीडियोस को देख के छोड़ा मत करो। मेरे वीडियोस देख कर ना नोट्स बनाया करो, नोट्स बनाओ। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले पूरे वीडियोस, जितने भी वीडियोस आज तक हमने डाला है, वीडियो हो गया, शॉर्ट्स हो गया, लाइव हो गया, सबको जाके अच्छे से वीडियो को समझो, वीडियो को अच्छे से देखो, एक्सप्लोर करो वीडियोस को। और अगर समझ में आए, चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। मैं क्लियर बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो मुझे चाहिए वो बच्चे, वो लोग जो सीखना चाहते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप बच्चे हो, आप स्टूडेंट हो तो ही आप आओ। नहीं यार, अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ होगा। यहाँ पे बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। अब फिलहाल तो हमारा ये वाला ख़त्म होता है। इसमें थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी बचा हुआ है जिसमें इंश्योरेंस पूरा एक्सप्लेन करना है मुझे। मैं वो एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर से बोलूंगा, जॉब की तलाश कर रहे हो, जॉब के लिए परेशान हो, दर बदर भटक रहे हो, तो दोस्तों एक्सिस बैंक की अपॉर्चुनिटी आ रही है हमारे पास। एक छोटा सा फॉर्म यहाँ पे दे रखा है, गूगल फॉर्म, उसको फिलअप करिए, गूगल फॉर्म भरिए, डिटेल भरिए, हमारी टीम कनेक्ट करेगी और आपको हमारा एक बैच आएगा। एक्सिस बैंक के पहले एक बैच आएगा हमारा 5 दिन का, 18 तारीख से आ रहा है। उस बैच को एनरोल करिए। 150 रुपये की उसकी फीस है, मात्र 149 फीस है उसकी। एनरोल करिए, एनरोल करके आप 5 दिन बहुत कुछ सीखेंगे और उसके बाद फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक्सिस बैंक के लिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स लॉट, अपना ख्याल रखिएगा।